Okay, so welcome to Mechanical Gate Zone, and from today onwards, we are going to start the lecture series on the strength of materials, which is a very important subject for the GATE and DSC examination. Okay, so almost at every year, there will be the questions from the strength of materials from about 8 to 10 marks out of 100 in the GATE examination. All right. So also in the ESE examination, you can expect very large number of questions from the strength of materials. So that's why this study of this subject is very very important for us. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से ये न्यू सब्जेक्ट दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स. अपार्ट फ्रॉम द ESE एंड द गेट एग्जामिनेशन, हम लोगों का जो फोकस रहेगा वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू पे भी रहेगा. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर जो लार्ज वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो किस तरीके से डील किए जाएंगे, कैसा उनका कंसेप्ट रहेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में देखना शुरू करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स. माय डियर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज़ के ऊपर, जो कि एक बेस है, एक फाउंडेशन है कि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि क्लासिकल मैकेनिक्स और मैकेनिक्स ऑफ द डिफॉर्मेबल बॉडीज़, इसके बीच में अंतर क्या होता है ना. तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द रिजिड बॉडीज़. ओके, रिजिड बॉडीज़, रिजिड बॉडीज़. जब भी हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर जो हमारे पास एक एजम्पशन होता है वो ये कि हम लोग बॉडी को एज अ रिजिड बॉडी ट्रीट करते हैं. यानी कि अगर हम उस बॉडी के ऊपर कोई भी अमाउंट ऑफ लोड लगाते हैं तो उस लोड की वजह से बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा. हाउएवर, अगर वो बॉडी फ्री है टू मूव तो उस नेट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उस बॉडी के अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको बताते हैं एक केस कि ये लीजिए कि सपोज कि एक ये आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी है एंड लेट अस मार्क 2 पॉइंट्स ऑन दिस बॉडी. लेट अस से दिस इज पॉइंट नंबर A एंड लेट अस से दिस इज पॉइंट नंबर B, and the gap between these 2 points, the distance between these 2 points is, let us say, R. When we apply a force capital F on this body and this body is free to move, then what will happen? Due to the application of this load F, the body will move towards right, and let us say this is the movement of the body due to the application of this force capital F. And let us say कि after a certain amount of time the body from point number 1 moves to point number 2, then you can observe that the situation like this, कि इस तरीके की ये जो बॉडी होगी, शेप एक्चुअल में सेम रहेगा, जैसी बॉडी 1 में थी वैसी ही बॉडी 2 में रहेगी. ड्राइंग में आपको ये शेप थोड़ा अलग दिख सकता है ना. तो ये है हमारे पास पॉइंट नंबर A और ये है पॉइंट नंबर B. जब हम लोगों ने इसके ऊपर फोर्स लगाया था कैपिटल F, तो ये बॉडी पॉइंट नंबर 1 से शिफ्ट होकर के पॉइंट नंबर 2 की तरफ शिफ्ट हो गई. हालांकि जो A और B हैं इनके बीच का जो गैप है, डेट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द A एंड B, ये चेंज नहीं हुआ, ये सेम रहा. डिस्टेंस चेंज ना होने का मतलब ये है कि फोर्स लगने की वजह से बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन नहीं आया है. अगर बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आता तो A और B के बीच का गैप हमेशा सेम नहीं रहता. बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए A और B के बीच का जो गैप है वो R है, जो कि पहले फोर्स लगने के पहले था और फोर्स लगने के बाद में था. तो इस तरीके की बॉडीज़ जो होती हैं ये होती हैं रिजिड बॉडी, और प्रैक्टिकली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती हैं नेचर में. ठीक है. होता क्या है कि किसी पर्टिकुलर लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन बॉडी में आता है वो आता है बहुत ही कम, वेरी वेरी स्मॉल. डेट्स वाई वी निगलेक्ट दोज डिफॉर्मेशंस एंड ट्रीट द बॉडी एज रिजिड. क्योंकि कोई भी बॉडी आप ले लीजिए नेचर में जो एग्जिस्ट करेगी वो डिफॉर्मेबल, उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन आएगा ही आएगा जब उसके ऊपर कोई अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा. हालांकि वो लगने वाले फोर्स की वजह से जो डिफॉर्मेशन है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमारी जो एनालिसिस होती है उसमें एरर बहुत कम आती है, जिसकी वजह से हम उस डिफॉर्मेशन को निगलेक्ट कर करके बॉडी को रिजिड मान सकते हैं.
That's why this is a rigid body. So what is a rigid body? Those bodies whose dimension will not change when external load is applied, but it can undergo डिस्प्लेसमेंट. ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट में जाए ही जाए. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि ये जो फोर्स आपने कैपिटल एफ लगाया था उसी के सेम लाइन ऑफ एक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में आप कैपिटल एफ फोर्स लगा दीजिए, तो ये बॉडी इसके ऊपर लगने वाले जो नेट एक्सटर्नल फोर्स हैं, अभी आप इस केस को भूल जाएं. अब देखिए इस केस में देखिए ये बॉडी क्या है, रिजिड है. इसके ऊपर लगने वाले जो नेट एक्सटर्नल फोर्स हैं वो क्या है, जीरो हैं, क्योंकि एफ आपका इधर से लग रहा है, एफ आपका इधर से लग रहा है और एक एफ आपका इधर से लग रहा है. लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज जीरो एंड दैट्स वाई द बॉडी विल नॉट मूव. और इस एफ की वजह से बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने बात की है किसके बारे में, रिजिड बॉडी के बारे में, रिजिड बॉडी के बारे में. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन का जो ग्राफ है वो बना करके दिखाता हूँ, डेट इज द हियर द वी आर प्लॉटिंग द लोड, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डिफॉर्मेशन. तो रिजिड बॉडी के केस में आप कितना भी लोड लगाएं, कितना भी लोड लगाएं, इसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं आएगा. तो ये जो ग्राफ है ये हो जाएगा इस तरीके से. ये हो गया F इज द अमाउंट ऑफ द लोड अप्लाइड ऑन द रिजिड बॉडी. ओके, सो अंडर दिस सेक्शन ऑफ द लोड F there is no deformation in the body and that's why the body is said to be rigid. However, this body may displace from its position when there is a net external force and the body is free to move. Okay, this is the case of the rigid body. rigid body का ही उल्टा क्या हो जाएगा my dear, deformable body. डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती हैं, ऐसी बॉडी होती हैं जब हम लोग उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के लगने की वजह से उस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं कि डिफॉर्मेबल बॉडी. हालांकि जो डिफॉर्मेशन है बॉडी के अंदर वो दो तरीके का हो सकता है. डिफॉर्मेशन जो है वो दो तरीके का हो सकता है किसी बॉडी के अंदर. नंबर वन इज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन and number two is the plastic deformation. ओके, अभी इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, जब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के बारे में जब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब वहाँ पे आपको पता रहेगा कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है. ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ. जब आप किसी बॉडी के ऊपर, किसी डिफॉर्मेबल बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, इक्वल और अपोजिट, एग्जाम्पल ले लीजिए, यही केस ले लीजिए. अब हम यहाँ पे रिजिड बॉडी से मूव करके आ चुके हैं डिफॉर्मेबल बॉडीज़ पे, तो लेट अस चेंज दी हेडिंग डिफॉर्मेबल बॉडी. ओके, और यहाँ पे हम थोड़े से चेंजेस करने जा रहे हैं, और वो क्या, वो ये कि लेट अस से कि हमने इस बॉडी के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक टेंसाइल फोर्स लगाया है. टेंसाइल फोर्स क्या होता है अभी आपको पता चलेगा. टेंसाइल फोर्स का जो इफेक्ट आता है बॉडी में वो आता है कि वो बॉडी की जो शेप है उसको इलोंगेट करने की कोशिश करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड. ठीक है, जिस डायरेक्शन में टेंसाइल लोड लगेगा उस डायरेक्शन में बॉडी की लेंथ आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी. ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं डिफॉर्मेशन की, तो जो डिफॉर्मेशन होते हैं ये होते हैं दो तरीके के, एक होता है इलास्टिक, एक होता है प्लास्टिक. जब हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, इक्वल और अपोजिट फोर्स जब हमने इस बॉडी के ऊपर लगाया, तो हमने देखा कि इस बॉडी की जो एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ यहाँ से. इस बॉडी की जो शेप, इसको और अच्छे से समझाने के लिए ना एक मैं रेक्टेंगुलर बार ले लेता हूँ, तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा. ओके, ज़रा एक सेकंड. लेट अस से कि ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर बार है. ठीक है, और ये मैं इसका बना देता हूँ क्या, एक एक्सिस जो कि सेंट्रल लाइन से पास करेगा. थोड़ा पतला मार्कर से ड्रॉ करेंगे. लाइक दिस.
ये हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमने इसकी बना दी, ठीक है। और दूसरा क्या है कि मैं इसको और ज़्यादा समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा नीचे तक ड्रॉ करूँगा। तो मैं एक वर्टिकल लाइन यहाँ से प्लॉट करता हूँ, देखिए कुछ यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट, और सेम वर्टिकल लाइन मैं जो है एक यहाँ से प्लॉट करता हूँ लाइक इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप समझिए कि लेट अस से कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर बार है, ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर बार है, इसका जो इनिशियल लेंथ था ये था L1, और इसका जो क्रॉस सेक्शन था वो क्या था, सर्कुलर। इसका जो क्रॉस सेक्शन था वो क्या था, सर्कुलर। तो उस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का जो डायामीटर है वो है स्मॉल d, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में। डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए क्या होगा कि लेट अस से कि हमने इस बॉडी के ऊपर इक्वल और अपोजिट, इस बॉडी के ऊपर हमने क्या किया, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाया, इक्वल और अपोजिट हमने फोर्स लगाया इस बॉडी के ऊपर टेंसाइल नेचर का, लाइक दिस, लेट अस से ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल F, ठीक है। ये हमने इसके अंदर लगाया। तो इस फोर्स की वजह से इस बॉडी के अंदर क्या होगा, एलोंगेशन देखने को मिलेगा। एंड लेट अस से जो डायामीटर है इनिशियल वो क्या है, D1 है, D1। तो होगा क्या माय डियर, होगा ये कि जब ऐसी सिचुएशन बनेगी ना तो ये बॉडी माय डियर एलोंगेट होगी, और एलोंगेशन जो होगा इसके अंदर कुछ इस तरीके से होगा, लाइक दिस। और ये हमारे पास हो गई इसकी क्या, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। फिर से बनाएंगे, ओके। ऑल राइट। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो इसका जो लेंथ है ना, ये L1 से होकर के L2 हो गया है, और जो इसका डायामीटर है वो D1 से होकर के D2 हो गया है। और इस इंस्टेंट पे अभी भी फोर्स कैपिटल F लगा हुआ है, लाइक दिस। मैंने एक दूसरे इंस्टेंट पे आपको इसकी इमेज दिखाई है इस तरीके से। तो जैसे जैसे फोर्स लगता रहेगा तो इसकी जो लेंथ है ये बढ़ती जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे एक बात समझिए, क्योंकि हमने टेंसाइल फोर्स लगाया है तो माय डियर इसके अंदर क्या होगा, एलोंगेशन होगा। एलोंगेशन होगा तो मतलब फाइनल लेंथ जो होगी वो इनिशियल लेंथ से होगी ज़्यादा। हाउएवर जो फाइनल डायामीटर होगा वो होगा इनिशियल डायामीटर से कम, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, जब हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे तब वहाँ पे आपको बताएंगे कि जब किसी भी डिफॉर्मेबल बॉडी में डिफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है ना। डिफॉर्मेशन किसी बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी में जो डिफॉर्मेशन होता है सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं होता है, वो मल्टीपल डायरेक्शन में होता है। जैसे कि एक तो हो गई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और एक होती है हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना, लेटरल एक्सिस जिसको बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन होगा, लेटरल डायरेक्शन में भी डिफॉर्मेशन होगा, है ना। तो लेटरल डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन होता है वो होता है पॉइजन्स रेशियो की वजह से। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है वो जब हम लोग अभी आगे आएंगे इस चैप्टर में तब आपको बताया जाएगा कि पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। तो अभी बस एक बात मान करके चलिए, फॉर एग्जांपल आप एक रबर का एग्जांपल ले लीजिए, इरेजर का। आपने देखा होगा कि इरेजर को जब आप अपने दोनों हाथ से पकड़ करके स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ तो बढ़ जाती है, लेकिन क्रॉस सेक्शन जो होता है वो उसका रिड्यूस हो जाता है। सेम कहानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसके अंदर क्या हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया। अब डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि दो पॉइंट यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ, ए और बी, और इनके बीच का जो गैप है वो क्या है, L1। अब डिफॉर्मेशन के बाद ये जो पॉइंट है ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, और इनके बीच का जो गैप हो गया ये क्या हो गया, L2। इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है ना। समझ में आ रही है बात।
तो दो पॉइंट जो होंगे बॉडी के अंदर, उनके बीच का गैप घट सकता है बढ़ सकता है डिपेंडिंग ऑन दी लोड, कि लोड टेंसाइल है या कंप्रेसिव है। इस केस में जो हमने टेंसाइल लोड लिया है, जिसकी वजह से ए और बी के बीच का जो गैप है वो L1 से L2 हो गया। समझ में आ रही है बात? और बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आ गया। और ये जो डिफॉर्मेशन है ये कैसा है? इलोंगेशन है, इलोंगेशन। ठीक है, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या लगाया है? टेंसाइल लोड लगाया है, टेंसाइल लोड लगाया है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन। टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सपोज कि हमने क्या किया कि एफ फोर्स लगाने के बाद जब उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ गया, उसके बाद हमने ये एफ फोर्स को यहाँ से हटा दिया, इस एफ फोर्स को यहाँ से हमने हटा दिया। और जब हम इस एफ फोर्स को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी हैं, सॉरी मेनली तो दो ही पॉसिबिलिटी हैं, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये जो बॉडी है ये वापस से अपनी पुरानी स्टेट में ना जाए। मतलब जैसी लोड हटाने के बाद जैसी सिचुएशन है वैसी सिचुएशन बनी रही लगभग लगभग, ऐसे डिफॉर्मेशन को बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। When the load is removed and body is unable to regain its original shape, then that such type of deformation is known as the plastic deformation. However, one case is also possible, that is कि ये जो बॉडी है ये वापस से लोड हटाने के बाद वापस से वैसी बन जाए जैसी पहले थी, जैसी पहले थी, इस तरीके की बन जाए जैसी ये सिचुएशन थी फर्स्ट वाली, है ना। तो ए और बी के बीच में वापस से गैप क्या हो जाएगा? L1 हो जाएगा, और डायामीटर वापस से कितना हो जाएगा? D1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन यानी कि लोड लगाने के बाद बॉडी के अंदर जो डिफॉर्मेशन थे वो खत्म होकर के बॉडी वापस से अपनी पुरानी शेप में आ जाएगी। ऐसे हम लोग ऐसे डिफॉर्मेशन को बोलते हैं क्या? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। माय डियर, इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन सिर्फ एक ही पॉइंट से सेपरेट होते हैं, और वो होता है क्या? यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट क्या होता है वो भी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जब हम लोग कवर करेंगे उसमें पता चलेगा कि यील्ड पॉइंट क्या होता है ना। तो ये है बस बेसिक सी बात कि डिफॉर्मेशन दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन और दूसरे हो सकते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्लियर है? अब दूसरा सवाल आता है कि जैसे हमने अभी ऊपर देखा था कि रिजिड बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, अब सवाल आता है क्या डिफॉर्मेबल बॉडी के अंदर भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और देखिए कैसे होगा, ये सारा हम यहां से हटाते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहां पे समझिए। लेट अस से कि हमने एक तरफ फोर्स लगाया कैपिटल F टेंसाइल नेचर का, और एक तरफ हमने फोर्स लगाया 2F टेंसाइल नेचर का। तो माय डियर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। किस तरीके से समझ सकते हो? इस तरीके से समझ सकते हो कि ये दो केस कुछ इस तरीके के हैं, ये दो केस कुछ इस तरीके के हैं, लाइक दिस, कि इस तरफ तो फोर्स हो गया हमारे पास क्या? कैपिटल F, और इस तरफ भी क्या हो गया? फोर्स हमारे पास कैपिटल F, और एक फोर्स हो गया हमारे पास इस तरीके से कैपिटल F, लाइक दिस। तो मैं जब इसको जब मैं पॉइंट, ये हमारे पास फिगर नंबर ए और ये जो फिगर नंबर बी है, जब मैं इसको आपस में सुपर इम्पोज करूंगा तो मेरे को यही वाली कंडीशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और अगर ये बॉडी डिफॉर्मेबल है, जो कि होती है प्रैक्टिकली, तो माय डियर ये वाला जो फिगर नंबर ए है वो ये दिखाएगा कि इस बॉडी की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इलोंगेशन हो जाएगा इस बॉडी में, और एक रिजल्टेंट फोर्स कैपिटल F इस बॉडी को राइट की तरफ खींचता हुआ ले जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये बॉडी डिस्प्लेस भी करेगी और इस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन भी होगा, और बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन होगा तो जाहिर सी बात है इस बॉडी के अंदर स्ट्रेस तो आएगी ही आएगी। लेकिन माय डियर ये बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस है और जो आ रही है इस फोर्स की वजह से, तो वो माय डियर वो डायनेमिक का केस हो जाएगा। हम लोगों को जो डिस्कशन करना रहता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, वो करना रहता है अंडर द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अंडर द स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी मूव नहीं करे, बॉडी मूव ना करे, बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्स जीरो, बॉडी पे लगने वाला नेट मूवमेंट जीरो। समझ में आ रही बात?
तो इस तरीके की जो इक्विलिब्रियम है इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसके अंदर हम लोगों को एनालिसिस करनी है अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ये वाला जो केस है माय डियर, वो बस मैंने आपको बताया है कि क्या इसके अंदर डिफॉर्मेशन के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपको आई होप यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि हम लोगों ने रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी को कैसे क्लासीफाई किया। क्लियर? अब आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट पे वापस, डेट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या फिर इसके दूसरे नाम जो है वो क्या है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ द डिफॉर्मेबल बॉडी। ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग नाम से इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन कोर्स कंटेंट सेम रहता है। तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में आखिर होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल कुछ नहीं, एक मैकेनिक्स की ही ब्रांच है जिसमें कि हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरनल इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस और स्ट्रेन इन ए सॉलिड बॉडी जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल लोड लगा हो। नहीं आया समझ में? मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल एक मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें कि हम लोग किसी बॉडी के ऊपर लगने वाले लोड की वजह से जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है उसका इंटरनल इफेक्ट उस बॉडी पे क्या पड़ा, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। कोई भी स्ट्रक्चर आप ले लीजिए, उसकी डिज़ाइनिंग जो होगी, कोई भी स्ट्रक्चर आप ले लीजिए, उसकी जो डिज़ाइनिंग होगी, उसका जो फंडामेंटल सब्जेक्ट होगा वो होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस की, तो जो स्ट्रेस है वो हमेशा एसोसिएट करती है स्ट्रेंथ से, मटेरियल की स्ट्रेंथ से। और मटेरियल की स्ट्रेंथ यानी कि वो जो मटेरियल है वो किस मटेरियल जो है वो किस बॉडी का बना हुआ है ना। किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाली जो स्ट्रेस है वो डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द बॉडी इज मेड। हाउएवर अगर हम बात करते हैं स्ट्रेन की, तो जो स्ट्रेन है वो होता है एक जरिया किसी बॉडी के अंदर लोड की वजह से लगने वाले लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन हो रहे हैं उनको नापने का जरिया है स्ट्रेन, है ना। ये है कहानी। अब यही नहीं, स्ट्रेस और स्ट्रेन के अलावा एक चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे, डेट इज द कॉलम्स। तो कॉलम्स में जो मेन क्राइटेरिया रहेगा कि कॉलम की स्टेबिलिटी। कॉलम्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो हम लोगों को बॉडी की स्टेबिलिटी पे भी ध्यान देना पड़ता है, सच एज द कॉलम्स। मतलब कॉलम्स क्या होते हैं, एक बीम ले लीजिए, अगर बीम पे अगर आप कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं उसके फेस पे, तो माय डियर वो बीम ना रह करके कॉलम बन जाती है। बीम और कॉलम में क्या डिफरेंस है ये भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि एक्सटर्नल लोड की वजह से बॉडी के अंदर लगने वाले जो इंटरनल इफेक्ट हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजह से वो क्या है वो पता करना, और साथ ही साथ बॉडी की स्टेबिलिटी पता करना, जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी पता करना। ये होता है मेन क्राइटेरिया ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे किस किस के, स्ट्रेस के, स्ट्रेन के, डिफॉर्मेशन के, अंडर द डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस। और जो एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे उसमें हम लोग मदद लेंगे किसकी, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ की। उस मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, जैसे कि इलास्टिक मॉड्यूलस, पॉइजन्स रेशियो, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉड्यूलस। ये सारे जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी हेल्प से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन स्ट्रेस और स्ट्रेन के और डिफॉर्मेशन की ड्राइव करेंगे फॉर द डिफरेंट लोडिंग कंडीशन फॉर द गिवन स्ट्रक्चर, और पता करेंगे क्या ये गिवन स्ट्रक्चर किसी पर्टिकुलर लोड को बियर करने में कैपेबल है या नहीं है, या फिर फेलियर होगा। ये भी यहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है माय डियर इक्विलिब्रियम ऑफ अ डिफॉर्मेबल बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ अ डिफॉर्मेबल बॉडी। सो लेट अस स्टार्ट। इक्विलिब्रियम ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी।
इक्विलिब्रियम ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। माय डियर, हम लोगों को ये तो पता चल गया कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोगों को डील करनी है डिफॉर्मेबल बॉडीज, और साथ ही साथ में अगर आपको बता दूं तो वो हम लोगों को डील करनी है सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन माय डियर, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है मैन्युफैक्चरिंग साइंस में। जब हम लोग देखते हैं डिफरेंट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस जैसे कि रोलिंग, फोर्जिंग, वहाँ पे लोड लगाने के बाद बॉडी का शेप और साइज कंप्लीटली चेंज हो जाता है, बॉडी वापस अपने पुरानी शेप में नहीं आ पाती है। तो वहाँ पे जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को हम लोग डील करेंगे मैन्युफैक्चरिंग साइंस में, और इलास्टिक डिफॉर्मेशन को हम लोग डील करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं माय डियर इक्विलिब्रियम ऑफ अ डिफॉर्मेबल बॉडी। क्लियर। अब डिफॉर्मेबल बॉडी की इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले हम लोगों को पता रहना चाहिए कि लोड क्या होता है ना। एक्सटर्नल लोड किसी बॉडी पे जो लग सकते हैं वो कैसे लग सकते हैं, समझिए इस बात को। एक्सटर्नल लोड किसी बॉडी पे लग सकते हैं वो किस तरीके से लग सकते हैं, इस बात को यहाँ पे हम समझते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, और वो डायग्राम है ये। इस डायग्राम को यहाँ पे आप देखिए। किसी बॉडी पे लगने वाले जो एक्सटर्नल लोड हैं वो हम लोग डिफाइन करते हैं बेसिकली दो पार्ट में। एक होता है हमारे पास क्या, सरफेस फोर्स, और एक होता है हमारे पास माय डियर क्या, बॉडी फोर्स। एक होता है सरफेस फोर्स और एक होता है बॉडी फोर्स। सरफेस फोर्स जो होते हैं ये कॉज होते हैं ड्यू टू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द वन बॉडी विद द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी। समझ रहे हैं बात। जैसे एक बुक के ऊपर दूसरी बुक रखी हुई है, जैसे एक एग्जांपल ले लो कि ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक के ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है लाइक दिस। क्लियर है, दिस इज द वे। अब यहां पे हम देखते हैं कि कैसे यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ये ब्लॉक नंबर 1 और ये ब्लॉक नंबर 2, इनके बीच में कैसा कांटेक्ट होगा, एरिया कांटेक्ट होगा डियर, एरिया कांटेक्ट। ये जो ब्लॉक नंबर 1 की जो बॉटम सरफेस है वो 2 नंबर वाले ब्लॉक की टॉप सरफेस से बिल्कुल कांटेक्ट में रहेगी। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट है ब्लॉक 1 और 2 में वो हो रहा है विद द सरफेस, यानी कि एरिया कांटेक्ट। तो माय डियर, यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स देखें, 2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा 1, वो उस पूरे एरिया ऑफ कांटेक्ट पे लगाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेट अस से कि ये जो हमारे पास एक बॉडी है, लेट अस से बॉडी नंबर 1, यहाँ पे एक और दूसरी कई बॉडी रही होती, बॉडी नंबर 2, इस तरीके से कि जो बॉडी नंबर 1 और बॉडी नंबर 2 के बीच का जो एरिया कांटेक्ट है वो सिर्फ इतना है। तो माय डियर, इस एरिया कांटेक्ट की वजह से जो फोर्स लगाएगी बॉडी 2 बॉडी 1 पे, वो इस पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो इस पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और आप देख सकते हो कि अगर ये है आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट, अगर ये है आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट, तो इस पूरे एरिया ऑफ कांटेक्ट पे ये जो बॉडी का जो फोर्स है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द बॉडीज। क्लियर। हाउएवर, अगर ये एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, तो हम ये जो हमने फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है इसको हम लोग आइडियलाइज कर सकते हैं एज अ सिंगल कंसंट्रेटेड फोर्स, एज अ सिंगल कंसंट्रेटेड फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि आपके पास एक बाइसिकल का टायर है, एक बाइसिकल का टायर है इस तरीके से, और ठीक है, लेट से कुछ इस तरीके की बाइसिकल है, एक सिंगल टायर के ऊपर एक साइकिल हमने बना दी जैसे सर्कस में होती है, और इसके ऊपर क्या होगा, ये पेडल हो गए लाइक दिस, और इसके ऊपर जो जोकर वगैरह हैं सर्कस पे वो इसके ऊपर क्या करके पैडल से साइकिल को चलाते हैं, है ना। तो वही बस मैंने सिंगल टायर लिया है। तो आप देखो ये जो सिंगल टायर माय डियर रखा तो अर्थ की सरफेस पे ही होगा ना, ये रखा तो अर्थ की सरफेस पे ही होगा ना। ये बात सही है कि जो टायर का कांटेक्ट होगा
वो अर्थ की सरफेस पे कैसा होगा, इसी तरीके से होगा, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया का कांटेक्ट होगा टायर के अर्थ की सरफेस के साथ में। लेकिन आप एक बात समझो माय डियर कि अर्थ के टोटल सरफेस एरिया के कंपैरिजन में ये जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, अर्थ के टोटल सरफेस एरिया के कंपैरिजन में ये जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है टायर और अर्थ के बीच का, इस पे जो एरिया के बीच में जो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि ये जो अर्थ है और अर्थ के ऊपर जो टायर है उसकी वजह से जो फोर्स है माय डियर, उसको कंसंट्रेटेड फोर्स मान सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा कि डब्लू, वेट के बराबर। ये पूरे साइकिल, ये जो पूरा सिस्टम है इसका वेट है डब्लू। समझ में आई बात? तो ये बात समझ में आ गई? बोलिए। अगर एरिया जो है, जो सरफेस, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है दो बॉडीज के बीच में, वो बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, तो ये जो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है माय डियर, इसको हम लोग आइडियलाइज कर सकते हैं एज अ कंसंट्रेटेड फोर्स, जो कि एक पॉइंट पे अप्लाई किया जाएगा, जो कि एक पॉइंट पे अप्लाई किया जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? दूसरा क्या है कि सरफेस पे लगने वाली जो लोडिंग है वो किसी नैरो स्ट्रिप पे लग रही है। यानी कि देखो, मैं आपको दिखाऊं, कभी कभी ऐसा होता है कि सरफेस, जैसे ये हमारे पास कोई सरफेस है और ये बहुत ही नैरो स्ट्रिप है, जैसे कि नैरो स्ट्रिप यानी कि इसकी लेंथ तो बहुत ज़्यादा है और विड्थ बहुत कम है, लेट अस से एल, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे आप देखिए, जब हम बात करते हैं सरफेस लोडिंग, जब हम अप्लाई करेंगे एक नैरो स्ट्रिप ऑफ एरिया पे, यानी कि नैरो स्ट्रिप ऑफ एरिया यानी कि एक ऐसा मान लो कि लाइन है, लाइन, नैरो स्ट्रिप कुछ नहीं होती, एक लाइन से ही एक कंसीडर करो जिसकी विड्थ तो बहुत कम है और लेंथ ज़्यादा है, तो इसके ऊपर माय डियर कोई भी लोडिंग होगी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस। क्लियर? इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी कोई भी लोडिंग, और उसको हमने नाम दे दिया कैसे, डब्ल्यू से। देखो जैसे ये जो फिगर बन रहा है इसमें आप देखो, है ना, ये जो फिगर बन रहा है इसमें आप देखो, ये है, तो यहाँ पे ये फोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग द लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्लियर? अब जाहिर सी बात है इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होगा, है ना, इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होगा। अब यहाँ पे जो फॉर अ गिवन लेंथ, अगर नैरो स्ट्रिप की बात करें जिसकी लेंथ है एल, उसके ऊपर जो लगने वाला जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है डब्लू, वो दिया जाता है इंटेंसिटी ऑफ द लोड, इंटेंसिटी ऑफ द लोड पर यूनिट लेंथ अलोंग द स्ट्रिप। यानी कि ये जो इसके ऊपर जो डब्लू आप दिखा रहे हो, इसकी जो यूनिट होने वाली है ये होने वाली है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, इस तरीके से दिखाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसके ऊपर जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने दिखाया है, इसकी वजह से उसका कुछ रिजल्टेंट भी तो आएगा, बिल्कुल आएगा। तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे, उसको हम लोग कैसे देखेंगे कि लेट अस कंसीडर स्मॉल एलिमेंट dl, लेट अस कंसीडर द स्मॉल एलिमेंट dl। तो इस dl के ऊपर लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा माय डियर, ये हो जाएगा कितना, w डॉट dl। w क्या है, न्यूटन पर मीटर, dl क्या है, लेंथ, तो न्यूटन पर मीटर, और लेंथ जो है जिसकी यूनिट होगी मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएंगे, और जो न्यूटन है वो इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स एक्टिंग ओवर दिस लेंथ dl हमको पता चल जाएगा। अगर हमको पता करना है टोटल लेंथ का, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोड का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बीच में ये एक कर्व बन रहा है, इसी का जो एरिया होगा वही होगा इसका रिजल्टेंट। समझ में आ गई बात? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है W, किस पे है, ये जो S स्ट्रिप है इसके ऊपर। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इस W का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस S स्ट्रिप के ऊपर, उसका जो रिजल्टेंट आएगा FR, ये जो रिजल्टेंट आया है FR, ये जो रिजल्टेंट आया है FR, ये कहाँ लगेगा, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा इस कर्व का एरिया, इस कर्व का एरिया।
कोई भी जनरलाइज्ड कर्व होगा उसका अंडर का जो एरिया होगा वो ही होगा क्या, रिजल्टेंट फोर्स। अब हम बात करते हैं कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह से ये एक्ट कहाँ करेगा। ये जो यहाँ पे हमने दिखाया है, एक पॉइंट दिखाया है सी, ये हमने एक पॉइंट दिखाया है सी जहाँ पे इसका रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है। और ये जो पॉइंट सी है ये क्या है, सेंट्रॉइड है, इस फिगर का सेंट्रॉइड है। ये जो फिगर बन रही है डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का जो कर्व है, इसका जो सेंट्रॉइड होगा वहां से ये एफ आर पास करेगा। क्लियर है। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर होंगे, और जो एग्जाम्पल है वो क्या, वो ये कि लेटस से कि एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर जिसको नहीं पता है वो मैं बताऊंगा बाद में, कैंटिलीवर बीम क्या होती है, चिंता ना करें। लेकिन बहुत से बच्चों को यहाँ पे पता रहेगा कि कैंटिलीवर बीम क्या होती है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस। मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है फोर्स की, ये क्या है यहाँ पे, लेटस से W है, W एट द फिक्स्ड एंड। और ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यानी कि डिक्रीज कर रहा है। ये इंक्रीज भी कर सकता था अगर हम लोग इस तरीके का ट्रायंगल बनाते। हम लोग यहाँ जब हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो जो इंटेंसिटी है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की ये घट रही है यूनिफॉर्मली, इसलिए ये क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब यहाँ पे देखिए लेटस से कि ये इसका जो स्पेन है इस बीम का, ये क्या है, L है, L। क्लियर। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो मैंने अभी आपको बताया था, इसके अंडर का क्या होगा, एरिया होगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा Fr वो क्या होगा, इस लोडिंग कर्व के अंडर का एरिया। और ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा हाफ, बेस कितना हो गया L, और हाइट कितनी हो गई इसकी W, मैक्सिमम हाइट W। तो ये हो गया इसका क्या, रिजल्टेंट। अब ये जो रिजल्टेंट है माय डियर, ये पास करेगा कहाँ से, ये पास करेगा इस ट्राइंगल के सेंट्रोइड से। और ट्राइंगल का सेंट्रोइड फ्रॉम द बेस कितना होता है, L/3। तो यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा और ये आएगा यहाँ पे इस तरीके से, ये हो गया हमारे पास क्या, Fr। ठीक है। तो यही कहना चाह रहा था मैं। अगर मैं यहाँ पे आपको बताता कि UDL है, UDL अगर ये होता कुछ इस तरीके से, तो UDL को दिखाने का जो तरीका है माय डियर, इस तरीके से नहीं दिखाते हैं UDL को। UDL को दिखाने का जो तरीका है वो ये है कि जैसे ये है आपके पास बीम का एक स्पैन, और इस बीम के स्पैन पे क्या लगा हुआ है, अक्रॉस द लेंथ एक कांस्टेंट लोड लगा हुआ है लाइक दिस। और जो इंटेंसिटी है वो उसकी हर जगह पे वो क्या है, W है। ठीक है। तो आप देख सकते हो कोई L स्पेन पे ये जो UDL एक्ट कर रहा है, इसकी वजह से जो इसका रिजल्टेंट आएगा Fr वो क्या आएगा, इस लोड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंडर का एरिया। तो ये कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल, दैट इज द लेंथ इनटू विड्थ। लेकिन ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये लगेगा कहाँ, ये लगेगा इस रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड पे। और इसका जो सेंट्रॉइड होगा इसका बिल्कुल बीचों बीच में होगा, एट अ डिस्टेंस L/2 फ्रॉम द ईदर एंड। तो ये हो जाएगा Fr एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ L/2, चाहे आप लेफ्ट से देख लो चाहे राइट से देख लो, इन केस ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो सरफेस फोर्स है वो कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट दिखा सकते हैं। जाहिर सी बात है, दो बॉडी आपस में जब कांटेक्ट में रहेंगी तो उनके बीच का जो कांटेक्ट रहेगा वो एक ओवर द एरिया रहेगा। अगर वो एरिया टोटल सरफेस एरिया के कंपैरिजन में बहुत कम है तो जो हम लोग फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसको आइडियलाइज करके सिंगल कंसंट्रेटेड फोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि एक पॉइंट पे लगेगा। ठीक है, समझ में आई बात। ये है इसकी कहानी। तो ये हो गए हमारे क्या, सरफेस फोर्सेस। क्लियर। अब एक बात आती है बॉडी फोर्स के बारे में। एक दूसरा टर्म है डेट इज द बॉडी फोर्स, एक दूसरा टर्म है डेट इज द बॉडी फोर्स। सरफेस फोर्स के बारे में हमने देखा कि जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में रहती हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगते हैं वो क्या होते हैं, सरफेस फोर्सेस। लेकिन बॉडी फोर्स डेवलप तब होते हैं जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है बिना किसी डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट की। एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो वेट ऑफ द बॉडी। माय डियर, इस बॉडी का जो कुछ ना कुछ वेट होगा
मान लो कि ये जो आपके पास एक ये जो बॉडी है ना, ये किसी मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ पहले। ये देखो, लेट अस से कि ये जो बॉडी रखी हुई है ना, ये एक टेबल पे रखी हुई है, ये एक टेबल पे ये बॉडी रखी हुई है। लेकिन माय डियर, ये टेबल हवा में थोड़ी रहेगी, ये टेबल किस पे रखी होगी, एक अर्थ पे रखी होगी, अर्थ पे। तो आप इस बात को समझो कि ये जो इस बॉडी के ऊपर वेट लग रहा है, ये क्या है, ये mg फोर्स कौन लगा रही है, ये अर्थ लगा रही है। क्या ये बॉडी अर्थ के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है? नहीं, अर्थ के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है mg डाउनवर्ड, जो कि अर्थ लगा रही है। और इस तरीके के फोर्स को हम लोग बोलते हैं कि बॉडी फोर्स, जो कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे लगाती है बिना किसी डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट के। ठीक है। और बॉडी फोर्स का दूसरा नाम एक जनरली इसमें हम लोग इसको एज अ वेट हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन द केस ऑफ द ग्रेविटेशन, द बॉडी फोर्स इज नोन एज द वेट ऑफ द बॉडी। और वो कहां से एक्ट करेगा? थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ वेट हमेशा बॉडी के सेंटर ऑफ द ग्रेविटी से पास करता है। क्लियर है बात? तो ये था कंसेप्ट किसका, एक्स सरफेस फोर्स और बॉडी फोर्स का। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, डेट इज द सपोर्ट रिएक्शन। माय डियर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स एक दूसरे से आपस में किसी ना किसी कनेक्शन से कनेक्ट हो सकते हैं। या तो वो बोल्टेड जॉइंट हो सकता है, या तो वो वेल्डेड जॉइंट हो सकता है, या तो वो रोलर सपोर्ट हो सकता है, या तो वो फिक्स्ड सपोर्ट हो सकता है, या तो वो केबल की हेल्प से अटैच हो सकते हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ कनेक्शंस आर अवेलेबल टू जॉइन द टू मेंबर्स टू मेक द कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सपोर्ट रिएक्शन का फंडा क्या होता है ना। सपोर्ट रिएक्शन का क्या फंडा होता है, सपोर्ट रिएक्शन होती क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखो, आप इस फिगर में देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शंस हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बार केबल से कनेक्ट है लाइक दिस, है ना, एक बार केबल से कनेक्ट है लाइक दिस। तो माय डियर, यहाँ पे जो केबल है इस बार के ऊपर एक टेंसाइल फोर्स लगा रही होगी, और देख सकते हो कि ये केबल और इस बार के बीच का इंक्लिनेशन थीटा है। तो माय डियर, जो टेंसाइल फोर्स है, जो टेंशन है वो केबल लगा रही होगी इस बार के ऊपर कैपिटल एफ। यानी कि जिस डायरेक्शन में बार जाना चाहेगा उस डायरेक्शन में बार नहीं जा पाएगा जिस डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स लग रहा है। सिंपल सा मतलब ये है कि एक जनरल रूल याद रखिए कि अगर कोई सपोर्ट किसी गिवन डायरेक्शन में बॉडी के ट्रांसलेशन को रोक रहा है, तो एक फोर्स मस्ट बी डेवलप होना चाहिए उस मेंबर के अंदर, उस डायरेक्शन में, उस मेंबर के अंदर उस डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप होना चाहिए जिस डायरेक्शन में वो जाने से रोक रहा है। इसी तरीके से रोटेशन की अगर हम लोग बात करें, अगर कोई सपोर्ट किसी बॉडी को रोटेट होने से रोक रहा है, तो उस केस में क्या होगा, एक मूवमेंट का भी रिएक्शन वहां पे देखने को मिलेगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और नेट मूवमेंट बॉडी पे जीरो हो जाएगा और बॉडी रोटेट नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ से आपको दिखाता हूँ, डिफरेंट कनेक्शंस हम लोग पॉसिबल है, और जब हम लोग शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शंस क्या हो सकते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, जैसे ये एक हमारे पास क्या है, फिक्स्ड सपोर्ट है। फिक्स्ड सपोर्ट यानी कि हम लोगों ने क्या किया, एक बीम ली, और बीम को क्या किया, ये हमने क्या ली, एक बीम ली, बीम, ठीक है, हमने एक बीम ली, और इस बीम का एक हिस्सा जो है थोड़ा सा वॉल के अंदर लगा करके इसको सीमेंटेड कर दिया, मतलब बिल्कुल फिक्स कर दिया, है ना। अब यहाँ पे सपोज करो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस बॉडी के ऊपर एक टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ, कैपिटल एफ, एक फोर्स लगा रहा हूँ एफ। तो आप एक बात बताओ, क्या ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि यहाँ पे ये जो फिक्स्ड सपोर्ट है ये इसको आगे नहीं जाने देगा, ये इसको आगे नहीं जाने देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 110% एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में,
डेट इज द एफ एक्स, जिसका मैग्नीट्यूड एफ के बराबर होगा, और बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 हैं, इसकी वजह से बॉडी एफ डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगी। ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करना है। इसी तरीके से लेट अस से कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इस बॉडी को क्या कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मैंने नीचे की तरफ फोर्स लगाया P, ये बॉडी तब भी नीचे की तरफ ट्रांसलेट नहीं कर पाएगी क्योंकि यहाँ से फिक्स है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड एक फोर्स लग रहा होगा Fy, जिसका मैग्नीट्यूड होगा कैपिटल P, जो कि इसको नीचे की तरफ ट्रांसलेट होने से रोकेगा। और देखो नेट फोर्स अलोंग दी वाई डायरेक्शन क्या है, 0 है। Fy शुड बी इक्वल टू P। क्लियर है? इन सब बातों को भी छोड़ो, इन सब बातों को भी छोड़ो और ये बात समझो कि लेट अस सपोज कि मैं इसको बीम को ऐसे पकड़ करके यहां से घुमा रहा हूं, तो क्या ये बीम रोटेट हो पाएगी? क्या ये बीम रोटेट हो पाएगी? ये बीम रोटेट नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि ये बीम यहां से फिक्स्ड है। तो जाहिर सी बात है इस मूवमेंट की वजह से जो रिएक्शन फोर्स यहाँ पे आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मूवमेंट आपने लगाया है, ये लगाया है कैसा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा इस मूवमेंट का Mr, वो आएगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आई बात? क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे आप बेसिकली 3 तरीके के रिएक्शन देख सकते हो। एक तो 2 तो हो गए फोर्स के, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और एक होगा मूवमेंट का रिएक्शन। क्लियर? एक होता है इंटरनल पिन, वो भी हम लोग देखेंगे जब हम लोग एसएफडी बीएमडी की बात करेंगे। अब यहां देखो, ये हो गया केस किसका, एक्सटर्नल पिन का। एक्सटर्नल पिन यानी क्या होती है, देखो इस तरीके से बात होती है एक्सटर्नल पिन की। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक सपोर्ट है ग्राउंड में, और एक यहाँ पे मैंने दूसरा सपोर्ट बना दिया लाइक दिस, इस तरीके से कुछ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक जगह होगी पिन की, और यहाँ पे हमने एक बार को यहाँ पे ऐसे फंसा दिया, और इसके अंदर से हम लोगों पिन इंसर्ट कर देते हैं, पिन इंसर्ट कर देते हैं पिन। तो माय डियर होगा क्या कि ये बार यहाँ पे फिक्स तो हो गया। अब यहाँ पे आप इसको एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट नहीं करा सकते, वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेट नहीं करा सकते। हाउएवर दिस बार कैन रोटेट अबाउट दी जेड एक्सिस। ये होगी जेड एक्सिस, ये होगी एक्स एक्सिस, और ये हो गई हमारे पास y axis. The bar cannot translate along the x direction, so there will be a reaction in the x direction. The bar cannot translate in y direction, so there will be a reaction in the y direction. But this bar can free to rotate in the z direction, so there will not be any reaction of the movement. There will not be any reaction of the movement in the about the z direction. ठीक है, मूवमेंट का रिएक्शन नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 2 अननोन रहेंगे, डेट इज द रिएक्शन फोर्स इन x एंड y डायरेक्शंस। क्लियर है? ये है कहानी। एक होता है रोलर सपोर्ट, एक होता है रोलर सपोर्ट। सपोज करो कि हमारे पास ये क्या है, एक बीम रखी हुई है इस तरीके से एक रोलर सपोर्ट के ऊपर। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया लेट अस से P, तो क्या ये जो रोलर सपोर्ट है ये इस बीम को, तो इस रोलर सपोर्ट के ऊपर ये बीम ट्रांसलेट करने लगेगी। तो माय डियर रोलर सपोर्ट के अंदर क्या होता है, रोलर सपोर्ट के अंदर क्या होता है, देयर विल नॉट बी एनी रिएक्शन इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हाउएवर दिस बीम कैन नॉट ट्रांसलेट इन दी वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द लोड, सो देयर विल बी अ रिएक्शन फोर्स इन दी वर्टिकल डायरेक्शन इन केस ऑफ द रोलर सपोर्ट। क्लियर है? ओके, ऑल राइट। सो दीज आर द केसेस, पॉसिबल केसेस, जहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ता है कि रिएक्शंस क्या क्या हैं। अब रिएक्शन की जो जरूरत हम लोगों को पड़ती है वो पड़ती है फ्री बॉडी डायग्राम में। जब हम लोग किसी बॉडी का किसी भी स्ट्रक्चर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे सारे हिडन फोर्सेस को वहाँ पे दिखाना पड़ता है, तो वहाँ पे रिएक्शंस भी आती हैं। अब उन रिएक्शन को कैलकुलेट भी करना रहता है ना। तो ये सारी कहानी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब वापस से आ जाते हैं अपनी इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पे। वापस से आ जाते हैं अपनी इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की क्या इक्वेशंस है वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी पे लगने वाले
नेट फोर्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इसके अलावा किसी भी पॉइंट के अबाउट लगने वाला जो नेट मोमेंट है वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होने का क्या मतलब है माय डियर, फोर्स और मूवमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। फोर्स और मूवमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0, द नेट मूवमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0। ये सब मैकेनिक्स का बेसिक्स है माय डियर, मैकेनिक्स का जो स्टैटिक्स चैप्टर है उसका बेसिक है, लेकिन वो भी मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा बताना पड़ेगा स्टार्टिंग ऑफ द, जब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल करने जा रहे हैं तब। तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये है माय डियर कि रिजल्टेंट ऑफ द नेट फोर्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन शुड बी 0, रिजल्टेंट ऑफ द नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन शुड बी 0, रिजल्टेंट ऑफ द नेट फोर्स इन द जेड डायरेक्शन शुड बी 0। ओके, इसका मतलब ये है। इसी तरीके से नेट मूवमेंट 0 होने का मतलब क्या हो गया कि माय डियर नेट मूवमेंट शुड बी 0 इन द एक्स डायरेक्शन, नेट मूवमेंट शुड बी 0 अबाउट द वाई डायरेक्शन, नेट मूवमेंट शुड बी 0 अबाउट द जेड डायरेक्शन। क्लियर। अब ये मूवमेंट कैसे निकालते हैं यार, ये सब मत पूछना, ये सब मैकेनिक्स के फर्स्ट लेक्चर में बताया है। मूवमेंट क्या होता है, कपल क्या होता है, तो वहाँ पे जाके पढ़ लेना, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म। और ये जो हमने यहाँ पे दिखाया है ये क्या दिखा दिया, स्केलर फॉर्म। मतलब हमने यहाँ पे एक्स यहाँ पे डिनोट कर दिया, मतलब हमने डायरेक्शन फिक्स कर दी, डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी पहले ही कि नेट फोर्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन शुड बी 0। तो माय डियर ये क्या है, ये एल्जेब्रिक सम है। और माय डियर ये क्या है, ये वेक्टर सम है, ठीक है। ये क्या है, एल्जेब्रिक सम इंडिविजुअली अलोंग द 3 डायरेक्शन, दैट इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एंड दिस इज द वेक्टर सम, ठीक है। इसमें क्या है, वेक्टर सम है। क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो ये थी हमारी इक्वेशंस किसकी, इक्विलिब्रियम ऑफ द डिफॉर्मेबल बॉडीज के बारे में बातचीत थी, ठीक है। क्लियर, ऑल राइट। तो अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनल रिजल्टेंट लोडिंग्स। इंटरनल रिजल्टेंट लोडिंग्स। तो वापस से अपने पुराने डायग्राम की तरफ चलते हैं और ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक स्नैप है उसको समझेंगे कि क्या है, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि ये जो फिगर नंबर ए है ना, यहाँ पे अभी हमने ये कंसीडर किया है कि इस बॉडी पे टोटल एक्सटर्नल 4 फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2, F3 और F4। और ये जो टोटल 4 एक्सटर्नल फोर्सेस हैं इसकी वजह से जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। सो वी हैव कंसीडर्ड अ बॉडी which is held in equilibrium by the 4 external forces naming F1, F2, F3 and F4. However, the body's weight is not shown in this figure because it is assumed to be quite small in comparison to these forces, and that's why we have neglected the weight of the body. Clear? All right. Now किसी एक स्पेसिफिक रीजन में, एक स्पेसिफिक रीजन में अगर हम लोगों को इंटरनल लोडिंग पता करनी है कि किसी ये बॉडी के किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जो इंटरनल लोडिंग है वो कैसे लग रही है, तो हम लोगों को उस पर्टिकुलर रीजन में एक इमेजिनरी सेक्शन से इस बॉडी के 2 टुकड़े किए। ये एक हमारे पास एक इमेजिनरी सेक्शन है और लेटस से जो हमारे पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो है ये वाला सेक्शन। ये वाला सेक्शन एक हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और हम इस एरिया पे हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस नेट एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से इस बॉडी के इस एरिया पे इंटरनल लोडिंग किस तरीके से लग रही हैं। तो हमने इस बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए इस सेक्शन से। तो हमने ऊपर वाला सेक्शन तो छोड़ दिया और नीचे वाले सेक्शन की हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ये नीचे वाला पोर्शन है बॉडी का और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला, इसको हम लोगों ने हटा दिया, ठीक है। तो ये जो 2 पार्ट बने बॉडी के उसको हम लोगों ने सेपरेट कर दिए
और क्योंकि बॉडी पहले इक्विलिब्रियम में थी तो टुकड़े करने के बाद भी अगर हम लोग देखें तो इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए, है ना। सो द टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर सेपरेटेड, और जो नीचे वाला पार्ट है उसका हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम हमने एक बना करके देखा, ठीक है। ऑल राइट, आप यहां पे देख सकते हो कि जब ये बॉडी कंप्लीट इस तरीके से थी और हम बोल रहे थे कि ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि माय डियर F3 और F4 का जो रिजल्टेंट था अपवर्ड डायरेक्शन में लेटस से, वो F1 और F2 का रिजल्टेंट था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उससे बैलेंस हो रहा था। हाउएवर जब हमने इस बॉडी के दो टुकड़े कर दिए और नीचे वाली बॉडी को जब हम लोगों ने स्टडी किया तो माय डियर ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगी। इसका मतलब ये है, जाहिर सी बात है, कि ये जो F1 और F2 का जो रिजल्टेंट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेटस से, वो बैलेंस होगा बाय दीज इंटरनल फोर्सेस का रिजल्टेंट, ठीक है, क्लियर है। सो देयर इज एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटरनल फोर्स एक्स, यहाँ पे जो इंटरनल फोर्स है इसका कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि एक्ट करेगा एट द एक्सपोज्ड एरिया। ये जो एरिया है इस पे एक्ट कर रहा है इंटरनल फोर्स, ठीक है ना। और ये जो फोर्सेस हैं, ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं, ये कहां से आए? दीज फोर्सेस रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ द मटेरियल ऑफ द टॉप पोर्शन। समझ में आ रही है बात? नहीं आई? दीज फोर्सेस, ये जो फोर्सेस आपको दिख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ द मटेरियल ऑफ द टॉप पोर्शन ऑफ द बॉडी। इस बॉडी की वजह से जो नेट इंटरनल फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है इस सेक्शन पे, जो कि बैलेंस करेगा नीचे वाले फोर्सेस को, ठीक है, क्लियर। तो ये है इसकी कहानी। हालांकि एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनल लोडिंग का अननोन है, हमको नहीं मालूम कि किस तरीके से एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा लोडिंग का। एक हमने जनरलाइज्ड केस लिया है ना, वहाँ पे हम लोगों ने इसके दो टुकड़े कर दिए, नीचे वाली बॉडी की स्टडी कर रहे हैं। नीचे वाली बॉडी को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो ये तो आ गए एक्सटर्नल फोर्सेस F1 और F2, लेकिन ये जो एक्सपोज्ड एरिया है यहाँ पे आ रही है इंटरनल लोडिंग। क्यों आ रही हैं? क्योंकि ऊपर वाली बॉडी की वजह से इंटरनल लोडिंग इसमें देखने को मिलेंगी, जो कि इसके इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इंटरनल लोडिंग का जो रिजल्टेंट होगा और जो नीचे डाउनवर्ड एक्सटर्नल फोर्स का रिजल्टेंट होगा, ये भी बैलेंस आउट करेगा और ये नीचे वाला पोर्शन इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे एक बात समझो कि ये हमको डिस्ट्रीब्यूशन इसका नहीं मालूम, हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मालूम, तो हम क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो फाइनल रिजल्टेंट है, ये जो इंटरनल लोडिंग है, इसका जो फाइनल रिजल्टेंट है, उसकी वजह से एक रिजल्टेंट फोर्स Fr तो यहाँ लग रहा है और एक जो रिजल्टेंट मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब ये जो बॉडी है इस डायरेक्शन, ये जो बॉडी है नीचे वाली, इस डायरेक्शन में इस तरीके से इसका रिजल्टेंट मूवमेंट है, लाइक दिस, क्लियर। समझ में आ रही है बात? तो जाहिर सी बात है माय डियर कि F1 और F2 की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, F1 और F2 की वजह से जो मूवमेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और Fr को कैंसिल कर देगा। और इसी तरीके से F1 और F2 की वजह से जो रिजल्टेंट मूवमेंट आएगा वो इसी एक्सिस के अबाउट आएगा, लेकिन इसके अपोजिट में आएगा, तो ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है ना। अब भी नहीं समझ में आया, अब भी कठिन लग रहा है, तो एक बात बस आप ये समझ लो कि सिंपल सी मैं यहाँ पे आपको बच्चों की तरीके से बता देता हूँ कि ये है हमारे पास क्या, एक रेक्टेंगुलर बार,
ये है हमारे पास क्या, एक रेक्टेंगुलर बार, इसकी ये क्या हो गई हमारे पास, एक्सिस हो गई लाइक दिस, और हमने इसके ऊपर फोर्स लगा दिए लाइक दिस, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, एक कैपिटल एफ इस तरीके से, एक कैपिटल एफ इस तरीके से। मैंने इस बार के ऊपर एक इमेजिनरी सेक्शन कट किया, लेट अस से एक्स एक्स। तो मैंने देखा कि जब हमने इसको दो टुकड़े कर दिए तो हमने देखा कि यहाँ पे आप देखो, एक तो ये बना पोर्शन और एक पोर्शन बना ये वाला इस तरीके से। तो ये तो हो गया लेफ़्ट वाला पोर्शन, कैपिटल एफ, एक्स एक्सिस के लेफ़्ट वाला पोर्शन, एक्स प्लेन के लेफ़्ट वाला पोर्शन, और ये हो गया एक्स प्लेन के राइट वाला पोर्शन। तो माय डियर, अगर हम यहाँ पे देखें, ये हो गया लेफ़्ट वाला पोर्शन और ये हो गया राइट वाला पोर्शन। एक्स, मैं इसको थोड़ा पॉइंट को थोड़ा कम करके यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हो गया लेफ़्ट पोर्शन ऑफ द एक्स एक्स सेक्शन और ये हो गया राइट पोर्शन ऑफ द एक्स एक्स सेक्शन। तो जब हम लोग लेफ़्ट पोर्शन को कंसीडर करेंगे, जब हमने इसके एक इमेजिनरी सेक्शन से जब हमने कट कर दिया, तो माय डियर इस फोर्स की वजह से, ये जो राइट वाला पोर्शन है इसकी वजह से इसके अंदर इंटरनल फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। और अगर आप कंसीडर करते हैं राइट वाले पोर्शन को, अगर आप कंसीडर करते हैं कौन से वाले पोर्शन को, राइट वाले पोर्शन को, तो माय डियर लेफ्ट वाले पोर्शन की वजह से इसका जो इफेक्ट होगा इसके ऊपर क्या करेगा, ये आएगा इसके ऊपर इंटरनल फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। हाउएवर अगर हम लोग बात करते हैं रिजल्टेंट की, इसका जो रिजल्टेंट है वो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ये तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, एक एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एफ, और ये जो इंटरनल लोडिंग है इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा लेटस से एफ आर। अब क्योंकि इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है तो इस बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो यहाँ से सीधा सीधा हम लोगों ने देखा कि एफ आर शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नली अप्लाइड लोड। इंटरनल लोड जो होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नली अप्लाइड लोड के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है बात, ये है कहानी। ऊपर जो हमने अभी आपको दिखाया था ना, ये एक जनरलाइज्ड केस था, एक जनरलाइज्ड केस था। कोई भी आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी ले ली जिसपे कि 4 नंबर फोर्स लग रहे थे, उसका डायरेक्शन भी हमको नहीं मालूम है, हमने एक इमेजिनरी सेक्शन से कट कर दिया, और नीचे वाली बॉडी को जब हम लोगों ने देखा तो नीचे के तो फोर्सेज हो गए F1 और F2, और ऊपर वाली जो बॉडी थी उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस की वजह से इस सेक्शन पे जो इंटरनल लोड आए वो कुछ इस तरीके से आए जिसका कि हमको डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं मालूम है। लेकिन हमने क्या किया, समझाने के लिए आपको बता दिया कि इन इंटरनल लोडिंग की वजह से ये जो इसका जो रिजल्टेंट आया, वहाँ पे आपके पास एक रिजल्टेंट फोर्स होगा एफ आर और एक रिजल्टेंट मूवमेंट होगी एम आर ओ। ठीक है, जो कि अगर इस बॉडी को रहना है इक्विलिब्रियम में तो इनकी इंटरनल मूवमेंट की, इंटरनल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स आया है उसको बैलेंस आउट होना पड़ेगा नेट एक्सटर्नल फोर्स के रिजल्टेंट से, और इंटरनल फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो नेट रिजल्टेंट मूवमेंट आया है उसको बैलेंस आउट होना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लगने वाले नेट मूवमेंट से, जिसकी वजह से ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल सा बार लेकर के जो बेसिकली जैसे स्ट्रेस की डेफिनेशन जहाँ से शुरू होती है वैसे ही भी बता दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर, ऑल राइट। अब यहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, ठीक है ना, उसको आप यहाँ पे देखिए, यहाँ आ जाइए नीचे। अभी हम लोगों ने देखा था कि इंटरनल फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो रिजल्टेंट मूवमेंट था एम आर ओ वो था ये, और जो रिजल्टेंट फोर्स था एफ आर वो था ये, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था माय डियर वो था हमारे पास दिस वन। माय डियर एक बात यहाँ पे आप समझिए कि ये जो रिजल्टेंट मूवमेंट, ये जो नेट मूवमेंट है ना इंटरनल लोडिंग की वजह से एम आर ओ,
इसके दो कंपोनेंट ब्रेक हो सकते हैं। एक हो सकता है पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन और एक हो सकता है परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एक हो सकता है पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन और एक हो सकता है माय डियर परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। तो मूवमेंट का वो कंपोनेंट एक्चुअल में मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट एक बेसिकली बेंडिंग मूवमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेंडिंग मूवमेंट रिजल्टेंट मूवमेंट का वो कंपोनेंट है जो कि इसको और ज़्यादा जनरलाइज्ड वे में अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, है ना। अभी मैं इसको आपको ऐसे सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, है ना। देखिए, तो मैं सिंपली अभी आपको यहाँ पे एक इस तरीके से बता सकता हूँ कि जो रिजल्टेंट मूवमेंट आया है नेट इंटरनल लोडिंग की वजह से, इसके दो टुकड़े हो गए। एक हो गया पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन और एक हो गया परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसी तरीके से माय डियर अगर हम लोग रिजल्टेंट फोर्स की बात करें इंटरनल लोडिंग की वजह से, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। एक हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन और एक हो जाएगा पैरेलल टू दिस क्रॉस सेक्शन। तो रिजल्टेंट फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। और रिजल्टेंट फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे शीयर फोर्स। क्या बोलेंगे? शीयर फोर्स। अगर किसी क्रॉस सेक्शन पे नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन लग रहा है, तो उस नॉर्मल फोर्स को बोला जाता है नॉर्मल टेंसाइल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स किसी क्रॉस सेक्शन पे परपेंडिकुलरली इनवर्ड लग रहा है, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, टुवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन लग रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स। ये तो बेसिक्स बातें हैं। ठीक है, तो आप लोगों को फर्क पता होना चाहिए कि नॉर्मल टेंसाइल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है। अगर यही फोर्स, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर यही फोर्स का रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता इस तरीके से, ये एन इस तरीके से होता, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स। इस केस में इसको बोलेंगे नॉर्मल टेंसाइल फोर्स। द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल फोर्स इफ is away from the cross section then it will be the tensile force, if it is towards the cross section then it will be the compressive force. Clear? Okay, now if the और जो जो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है उसका कंपोनेंट along the plane along the cross section जो होगा पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, वो क्या होता है? शीयर फोर्स होता है। क्या होता है? शीयर फोर्स होता है। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे समझ आते हैं कि बेंडिंग मोमेंट और टॉर्सनल मूवमेंट में क्या अंतर है। बेंडिंग मोमेंट और टॉर्सनल मूवमेंट को जनरलाइज्ड अगर मैं डेफिनेशन डिफाइन करूं तो क्या है वो यहाँ पे देखेंगे। देखो, उसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं ना, एक काम करते हैं कि कंसीडर करो कि ये हमारे पास क्या है, एक बीम है, इस तरीके से। ठीक, ये मैंने एक बीम कंसीडर की लाइक दिस, और लेट अस से कि इसका जो बीम का जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक, क्लियर? तो आप यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूँ। लेट अस से कि ये हो गया हमारे पास क्या, एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारे पास क्या, वाई एक्सिस, और ये हो गया क्या हमारे पास क्या, जेड एक्सिस। मतलब जो बीम की लेंथ है वो क्या है, अलोंग दी एक्स एक्सिस, और इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन होगा ये वाई जेड प्लेन में होगा माय डियर। ये जो क्रॉस सेक्शन होगा ये वाई जेड प्लेन में होगा। ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई जेड एक्सिस। ये मैंने इसका साइड व्यू दिखाया है। और इसके परपेंडिकुलर जो एक्स एक्सिस होगी उसके अलोंग क्या है, इस बीम का लेंथ है, लेंथ इस तरीके से। ठीक है, क्लियर? तो एक बात समझने की कोशिश करें, और वो ये कि
लेट अस से कि हमारे पास क्या है कि एक लीवर है, एक लीवर अटैच है इस तरीके से। थोड़ा सा और अच्छा बनाएंगे। एक लीवर अटैच है इस तरीके से। थोड़ा सा और साफ और अच्छा बनाते हैं ताकि समझ में आए। ठीक है ना। और इस लीवर का जो आर्म है ना, इस लीवर की जो ये जो लीवर है इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, ये दोनों तरफ क्या है, सेम है, सेम, लाइक दिस। तो आप यहाँ पे समझो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसके लीवर के इस एंड पे एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया, डेट इज एफ, और एक लीवर के इस एंड पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स मैंने लगा दिया, लेट इज दिस वन एफ। ठीक है ना, क्लियर है। तो एक्चुअल में है क्या कि जब मैं इस फोर्स को टुवर्ड्स द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस शिफ्ट करूंगा तो माय डियर देखो होगा क्या कि इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। देखो इस फोर्स को कैसे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने इक्वल और अपोजिट फोर्स बना दी है, लाइक दिस, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ। कोई फर्क इस बॉडी पे नहीं पड़। अभी देखो सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन कंसीडर करना, नीचे वाला पोर्शन मत कंसीडर करो। अभी मैं इस ऊपर वाले फोर्स को मैं नीचे उठा करके कैसे लाता हूँ वो यहाँ पे देखना। ये कैपिटल एफ जो फोर्स है ऊपर वो लगा हुआ है, मैंने इसके सेंटर पे क्या लगा दिया, कैपिटल एफ, फोर्स इनवर्ड आउटवर्ड लगा दिए। तो माय डियर देखो इस फोर्स की वजह से और इस फोर्स की वजह से इस बॉडी के अंदर क्या आएगा, मूवमेंट आएगा। ये क्या है, कपल है, कपल। तो फाइनली यहाँ पे आप देखोगे जब मैं यहाँ पे एक और डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि ये हो गई हमारे पास क्या, बॉडी, और ये हो गई इसके हमारे पास क्या, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लाइक दिस। तो जब मैं यहाँ पे अभी आप देखो सिर्फ इतना पोर्शन कंसीडर करो, लाइक दिस, ठीक है, सिर्फ इतना पोर्शन कंसीडर करो तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये फोर्स को हम लोग लीवर के एंड से उठा करके, इस फोर्स को लीवर के एंड से उठा करके जब हम लोग इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लाए तो ये फोर्स तो आ गया माय डियर ऐसे, ये फोर्स तो आ गया कैपिटल एफ ऐसे, लेकिन साथ में अपने साथ ये क्या लेके आया है, एक कपल लेके आया है, ये इस तरीके से, ये जो कपल है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। इसी तरीके से माय डियर, इसी तरीके से अगर ये लीवर नीचे भी होता और इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एफ यहाँ लग रहा होता इस तरीके से, और मैं जब इस फोर्स को उठा करके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लेके जाता तो माय डियर एक फोर्स हमको एफ यहाँ पे मिलता और एक कपल माय डियर हमको यहाँ पे मिलती। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है एफ और एफ ये तो कैंसिल हो जाते और जो नेट मूवमेंट है माय डियर ये हो जाता 2FA, 2FA। तो यहाँ पे ये जो आपके पास नेट मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे जो आपको नेट मूवमेंट देखने को मिला ये हो गया हमारे पास बीम। यहाँ पे जो हमको नेट मूवमेंट देखने को मिला वो यहाँ पे देखो वो कितना मिला था, 2PA, और वो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से था, लाइक दिस। तो ये क्या है, ये एक मूवमेंट है, और इस तरीके के जो मूवमेंट को हम लोग नाम देते हैं ये होता है बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट क्या करता है, किसी बीम को बेंड कराने की कोशिश करता है, बेंडिंग मूवमेंट। अब यहाँ पे एक बात समझो कि बेंडिंग मूवमेंट को डिफाइन कैसे किया जाए। माय डियर आप एक बात समझिए कि यहाँ पे ये जो मूवमेंट है ये किस प्लेन में लग रहा है, ये लग रहा है XZ प्लेन में, XZ प्लेन में लग रहा है। ये जो बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है ये लग रहा है XZ प्लेन में, और जो बीम का क्रॉस सेक्शन है वो किस प्लेन में है, ये है YZ प्लेन में। ये क्या है, YZ प्लेन में। तो जब जिस
कपल जिस प्लेन में लग रही है और जिस प्लेन में बीम का क्रॉस सेक्शन है, अगर वो परपेंडिकुलर है, तो माय डियर वो जो लगने वाली कपल है उसको हम लोग बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कपल लग रही है वो लग रही है एक्स जेड प्लेन में, और जो बीम का क्रॉस सेक्शन है वो किस में है, वाई जेड प्लेन में। तो जाहिर सी बात है एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये जो लगने वाली कपल है माय डियर ये कहलाती है क्या, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। और ये क्या करती है, ये बेंडिंग मोमेंट क्या करती है, ये ट्राई करती है बॉडी को बेंड करने की अबाउट द एक्सिस लाइंग विद इन द प्लेन ऑफ द एरिया। कोई भी एक एक्सिस होगी इस प्लेन ऑफ द एरिया के अंदर, उसके अबाउट इस पूरी बॉडी को बेंड कराने की कोशिश करेगी माय डियर, और इसको बोलते हैं क्या, बेंडिंग मोमेंट। सिमिलर वे में मैं यहाँ से हटा करके आपको ट्विस्टिंग मूवमेंट भी डिफाइन कर सकता हूँ, ट्विस्टिंग मूवमेंट भी यहाँ पे मैं आपको डिफाइन कर सकता हूँ, और मैं ट्विस्टिंग मूवमेंट को डिफाइन अभी फटाफट कर देता हूँ और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बेंडिंग मूवमेंट और ट्विस्टिंग मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये हो गई हमारे पास क्या, बीम, और ये हो गया हमारे पास इस बीम का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस लाइक दिस, थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसको थोड़ा सीधा करके बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे इस बीम का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो हो गया हमारे पास इस तरीके से लाइक दिस। तो लेट अस से कि ये हो गई हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारे पास वाई एक्सिस, और ये हो गई हमारे पास क्या, जेड एक्सिस। और जाहिर सी बात है इस बीम की जो लेंथ है वो है अलोंग दी एक्स एक्सिस, और जो क्रॉस सेक्शन है वो है इन दी वाई जेड प्लेन। तो ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया हमारे पास जेड एक्सिस, और परपेंडिकुलर एक्सिस में लेंथ क्या है, बीम की लेंथ है। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस तरीके से लेता हूँ बार लाइक दिस, है ना, और एक फोर्स लगाऊं ऐसे और एक फोर्स लगाऊं ऐसे, तो जाहिर सी बात है माय डियर अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें एक लगने वाला जो ट्विस्ट जो नेट कपल है वो कुछ इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जो कपल लग रहा है वो लग रहा है वाई जेड प्लेन में, और जो क्रॉस सेक्शन है वो भी किस में है, वाई जेड प्लेन में। तो माय डियर जब प्लेन ऑफ द अप्लाइड कपल ओवरलैप कर जाए द प्लेन ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मतलब जिस प्लेन में क्रॉस सेक्शन है उसी प्लेन में कपल अप्लाई हो रही हो, तो माय डियर वो जो कपल होती है उसको बोलते हैं ट्विस्टिंग मूवमेंट या फिर टॉर्सनल मूवमेंट, ठीक है। तो यहां पे क्या होती है, ट्विस्टिंग मूवमेंट का जो इफेक्ट होता है किसी बॉडी में वो होता है क्या, कि वो बॉडी को ट्विस्ट कराने की कोशिश करती है, वन सेगमेंट ऑफ द बॉडी को ट्विस्ट कराने की कोशिश करती है विद रिस्पेक्ट टू द अदर अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एरिया, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एरिया। देखो जो ट्विस्टिंग होती है ना, इस लेटर से कोई पर्टिकुलर एक्सिस है इस एरिया के अंदर, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के रेस्पेक्ट में ट्विस्ट कराने की कोशिश करती है। जब टॉर्सन चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ट्विस्टिंग मोमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है, पूरी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो ये थे बेसिकली 4 तरीके के फोर्स, दैट इज द नॉर्मल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्लियर है। ऑल राइट, very good. So this is all about the today's lecture, clear, okay, all right। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम ऑफ द डिफॉर्मेबल बॉडीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सीट हाल के हाल जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चंस जो है आपको यूट्यूब जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो स्क्रीन पर तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ में जब हम लोग क्वेश्चन करते चले जाएंगे तो एक क्वेश्चन का जो सेट बनता चला जाएगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर द टुडेज लेक्चर। आराम से देखिए, समझिए, कोई भी डाउट आता है तो टेलीग्राम पे पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।